प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण और आज हम लोग शुरू कर चुके हैं संख्यात्मक गंगा का यह एपिसोड जो 10 रूपक पर आधारित है। तो मित्रों, आप देख पा रहे हैं लिखा है संस्कृत गंगा नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसत संस्कृत वाणी। ये हम लोगों का ध्येय वाक्य है कि नगर नगर में गांव गांव में संस्कृत वाणी का प्रचार हो, प्रसार हो, विलसित। स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षण केंद्र संस्कृत गंगा में। और हमारे दो और चैनल हैं, एक स्कूल के लिए है संस्कृत गंगा स्कूल और एक व्लॉग वाला चैनल है, इसे भी आप देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जहां आपको संख्यात्मक गंगा का एपिसोड नंबर 25वां पढ़ना है। 24 एपिसोड आप पढ़ चुके हैं, यानी 24 वीडियो आपको मिल चुकी हैं संख्यात्मक गंगा पर। संख्यात्मक गंगा का मतलब है ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम इसमें खोजते हैं जिनका उत्तर संख्या में होता है। जैसे एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट संख्याएं हैं, तो जैसे 10 रूपक में कितने प्रकाश हैं, उत्तर आएगा 4 प्रकाश हैं, तो इसका उत्तर ये संख्यात्मक में हो गया। क्यों गुरुजी? तो 10 रूपक के प्रथम प्रकाश का अध्ययन करेंगे। ध्यान रखिएगा, 10 रूपक के द्वितीय प्रकाश को भी हम लोग संख्यात्मक गंगा में देखेंगे, तृतीय प्रकाश को भी देखेंगे, चतुर्थ प्रकाश को भी देखेंगे। 10 रूपक में 4 प्रकाश हैं। तो आज एपिसोड नंबर 25 में हम 10 रूपक के प्रथम प्रकाश पर चर्चा करेंगे और 26वें एपिसोड में हम द्वितीय प्रकाश की चर्चा आपसे करेंगे। पहले थोड़ा संख्यात्मक अध्ययन के पहले सामान्य अध्ययन कर लें 10 रूपक के विषय में कि 10 रूपक एक नाट्यशास्त्रीय परंपरा का प्रमुख ग्रंथ है और नाट्यशास्त्र को हम पंचम वेद भी कहते हैं ना। महाभारत को भी पंचम वेद कहते हैं। पंचम वेद की धारणा सिर्फ ये है कि 4 वेद बड़े पवित्र हैं, पावन है। उसी प्रकार 5वां वेद नाट्य वेद भी हम नाट्यशास्त्र को, जो भरत का नाट्यशास्त्र है, उसको हम पंचम वेद के समान पवित्र मानते हैं, पावन मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं। तो 10 रूपक नाट्यशास्त्रीय परंपरा का एक ग्रंथ है, ये आपने समझ लिया। और नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहते हैं, ये आपने समझ लिया। और पंचम वेद में 4 अंग पाए जाते हैं। एक पाठ जो ऋग्वेद से लिया गया, गीत इसका सामवेद से लिया गया, जो नाट्यशास्त्र का नाटक में अभिनय है वो यजुर्वेद से और रस अथर्ववेद से। ये भी बहुत पूछता है। जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात, ऐसा एक श्लोक है। तो जग्राह माने लिया गया पाठ्य जो है वो ऋग्वेद से, गीत सामवेद से, चूंकि सामवेद संगीत का वेद है, और अभिनय यजुर्वेद से और रस अथर्ववेद से लिए गए। ये 4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि हमारे किसी नाटक में संवाद होता है, गीत होते हैं, अभिनय होते हैं और रस होते हैं। ये नाटक के प्राण है। और हमारे यहाँ 4 वेद भी है। तो जो पाठ्य सामग्री है, कथा वस्तु है, वो ऋग्वेद से ले लीजिए। नाट्यशास्त्र की सामग्री, जो पाठ्य सामग्री है वो ऋग्वेद से, जो गीत संगीत है वो सामवेद से, जो एक्टिंग है, अभिनय है, वो यजुर्वेद से, और जो नाटक का रस है, श्रृंगार आदि, वो अथर्ववेद से। अब 10 रूपक आप जानते हैं कि 4 प्रकाशों में विभक्त है। जैसे काव्य प्रकाश उल्लासों में विभक्त है, साहित्य दर्पण जो है परिच्छेदों में विभक्त है, और ये रसगंगाधर आननों में विभक्त है ना, कुछ उन्मेषों में विभक्त होते हैं। वैसे ही 10 रूपक प्रकाश में विभक्त है, 4 प्रकाशों में विभक्त है। कोई पूछे कि भैया 10 रूपक में कितने प्रकाश हैं? प्रकाश माने अध्याय समझ लें, लेसन समझ लें, पाठ समझ लें, ठीक है। तो कितने लेसन हैं, कितने पाठ हैं? तो आप 4 प्रकाश कहना है कि 4 प्रकाश हैं 10 रूपक में। प्रथम प्रकाश में दृश्य श्रव्य, दृश्य और संसूच्य वस्तु विवेचन के माध्यम से अर्थ प्रकृतियां हैं, 5 कार्यावस्थाएं हैं, पंच संधियों की विवेचना आपको प्रथम प्रकाश में मिल जाएगी। और द्वितीय प्रकाश में आपको नायक नायिकाओं का भेद मिल जाएगा। द्वितीय प्रकाश में भेद सहित नायक नायिकाओं का वर्णन है, साथ में योषित अलंकार और नाट्य वृत्तियों के स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है। किसमें? दूसरे प्रकाश में। किसके दूसरे प्रकाश में? 10 रूपक के दूसरे प्रकाश में। 10 रूपक किसकी रचना है झाजी? धनंजय की। तो धनंजय और धनिक ये 2 भाई थे, दोनों ने मिलकर के 10 रूपक लिखा। रूपक पूछे तो 10 ही है, 10 है रूपक। तो जहां 10 रूपकों का विवेचन हो वह ग्रंथ 10 रूपक है, राइट है। तो जैसे आप देखते हैं ना, नाटक प्रकरण भाण समवकार, यहाँ मृग डिम वीथी समवकार, ये सब 10 रूपक हैं। तो मुख्य रूप से 10 रूपक में 10 रूपकों के विषय में बात कही गई है ना। और तीसरे प्रकाश में आइए तो काव्य की स्थापना के प्रकारों का वर्णन है। काव्य की स्थापना के प्रकारों का और रूपक के भेदों का शोधाहरण रूपरेखा आपको तृतीय प्रकाश में मिलेगी। यही है इसका मूल विषय। रूपक के सभी भेद प्रभेदों की शोधाहरण रूपरेखा आपको तृतीय प्रकाश में मिलेगी। ये 10 रूपक का मुख्य अध्याय है। चतुर्थ प्रकाश में भरत के रस सूत्र की व्याख्या है। चतुर्थ प्रकाश जो 10 रूपक का है, तो भरत का जो रस सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति ही, इसी सूत्र की चतुर्थ प्रकाश में व्याख्या की गई। ये मैं आपको सामान्य जानकारी दे रहा था किसका? 10 रूपक। और धनंजय विरचित 10 रूपक की सबसे प्रामाणिक एवं प्रसिद्ध टीका धनिक की अवलोक है। पूछेगा धनंजय विरचित जो 10 रूपक है उसकी कौन सी टीका प्रसिद्ध है? तो अवलोक टीका प्रसिद्ध है। अवलोक टीका किसने लिखी भैया? धनिक ने लिखी।
तो अवलोक टीका किस ग्रंथ की है? दशरूपक की है। दशरूपक की टीका का नाम क्या है? अवलोक टीका। अवलोक टीका के लेखक कौन है? धनिक। तो सबसे प्रसिद्ध टीका है धनिक की अवलोक टीका। तो इस तरह से धनंजय और धनिक ने मिल करके दशरूपक लिखा। एक ने कारिकाएं लिखी और एक ने वृत्ति इत्यादि लिख करके उसकी व्याख्या कर दी। राइट है। अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं संख्यात्मक अध्ययन। यह तो आप दशरूपक का सामान्य परिचय सुन रहे थे ना? यदि सुन रहे तो अब आप संख्यात्मक अध्ययन सुन लो। झा जी शुरू करूं? पूछे पहला संख्यात्मक रूपक कितने हैं? तो आपको लिखना है दश रूपक। ये देखो, दशधैवरसाश्रयम्, दशधैवरसाश्रयम् रूपकम दश भेदान उद्दिशति लिखा है। ये दश रूपक के प्रथम प्रकाश के 7वीं कारिका है। तो रूपकम दश भेदान उद्दिशति, रूपक के 10 भेदों को कह रहे हैं। तो आपको पहला संख्यात्मक सवाल यही आया कि भैया रूपक कितना है? 10 है। तो 10 रूपक है। इस किताब का नाम वही है 10 रूपक। कति रूपकाणी? 10 रूपकाणी। तो 10 रूपक है भैया। कौन? तो कहा पहले परिभाषा देख लें। बोले अवस्थानुकृत नाट्यम, ये नाट्य की परिभाषा। बोले अनुकृत नाट्यम। पूछे नाट्यम किम? तो आपको लिखना है अवस्थानुकृति। अवस्थानुकृति ही नाट्यम। नाट्यम किम? अवस्थानुकृति ही। अवस्थानुकृति किम? नाट्यम। रूपम दृश्यतयोच्यते। सवाल पूछ लेगा दृश्यतया किम उच्यते? दृश्यतया रूपम उच्यते। वही नाट्य को हम रूप भी कहते हैं। और रूपकम तत्समारोपात, और यदि आरोपण करें तो हम उसी को रूपक कहते हैं। ये रूपक अलंकार वाला रूपक नहीं है। तो आप नाट्य कहिए या रूप कहिए या रूपक कहिए। अवस्थानुकृत नाट्यम रूपम दृश्यतयोच्यते रूपकम तत्समारोपा दशधैव रसाश्रयम। दशधैव। तो रसाश्रयम रूपकम। रसाश्रयम किम? और रसाश्रयम रूपकाणि कति? 10 रूपकाणि। तो रसाश्रयम दशधा एव, 10 ही प्रकार के रूपक होते हैं। दशधा एव कौन कौन? बोले नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक, ईहा, मृग। ये 10 रूपक हैं। पूछ लेगा कभी कभी सवाल कि निम्नलिखित में से रूपक कौन नहीं है? लिखेगा नाटक, प्रकरण, भाण, नाटिका। तो नाटिका रूपक नहीं है, ये उपरूपक है। तो ऐसे सवाल पूछ लेता है कभी कभी। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिमो, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक, ईहा, मृग ना। इसी को श्लोक में कहा गया। कैसे? बोले नाटकम सब प्रकरणम, नाटकम सब प्रकरणम, भाण प्रहसनम डिमः, भाण प्रहसनम डिमः, व्यायोग समवकारो, व्यायोग समवकारो, वीथ्यंके हा मृगा इति, वीथ्यंके हा मृगा इति। किसी ने पूछा कि सर 10 रूपक कैसे याद करें? नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक, ईहा, मृग। तो बोले ऐसे याद कर लो। 2 लाइन तो याद कर सकते हो। नाटकम सब प्रकरणम 2, भाण 3, प्रहसनम 4, डिमः 5। 1 2 3 4 5। गुरुजी व्यायोग 6, समवकारौ 7, वीथी 8, अंक 9, ईहा मृग 10। राइट हो गया। वीथ्यंके हा मृगा इति, वीथ्यंके हा मृगा इति। 8 9 10 वीथी, अंक, ईहा, मृग। अब व्यायोग समवकारो 6 7। देखो दोनों को साथ में कर दिया। व्यायोग समवकारो द्विवचनांत लगा दिया। व्यायोग समवकारो। नाटकम 1, सब प्रकरणम माने प्रकरण 2, भाण 3, प्रहसन 4, डिम 5, व्यायोग 6, समवकार 7, वीथी 8, अंक 9, ईहा, मृग 10। ये 10 रूपक हैं। ये 10 क्या हैं? ऐसा 10 रूपक में बताया गया कि रूपक 10 हैं। ऐसा 10 रूपककार कहते हैं। कोई दिक्कत? ये 10 रूपक के प्रथम प्रकाश की 8वीं कारिका है। झा जी प्रथम प्रकाश की 8वीं कारिका है। ढूंढ लेंगे ना। मैं आगे बढ़ जाऊं तो किसी ने पूछा कि अच्छा रूपक 10 हैं तो भैया उपरूपक कैठो हैं हो? तो कहना 18 है। रूपक 10 हैं और 18 उपरूपक हैं। आप पिक्चर देखते हैं, केवल पिक्चर में वैरायटी देख लो।
10 प्रकार के रूपक हैं। रूपक माने पिक्चर, नाटक। नाटक के 10 प्रकार हमारे यहाँ बताए गए। और यदि उपरूपक देखो ना तो 18, तो 18 10 28 प्रकार से नाटक हो सकता है। और दुनिया में कहीं कोई ऐसी विधा नहीं है कि 28 प्रकार से किसी नाटक को दिखा जाए, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो। दुनिया की सभी भाषाओं को मैं ऑनलाइन चैलेंज करता हूं कि भैया आप बता देना क्या 28 प्रकार से नाटक किया जा सकता है। तुमको एक ही होता है कि नाटक दिखाओ। नाटक अलग है, प्रकरण अलग है, भाण अलग है, व्यायोग अलग है, समवका। भैया 28 प्रकार से तो हम नाटक कर सकते हैं। ये औकात है भारतीयों की, ये औकात है हमारे भारत की ये औकात है। भारत सबको सिखाए। यहाँ सब लोग नाटक ही नाटक चिल्ला रहे हैं। नाटक अलग भैया, प्रकरण अलग है, भाण अलग, सब मिला के रूपक है। और मान लो रूपक नहीं कर सकते तो उपरूपक कर लो। उपरूपक कर लो तो भैया उपरूपक 18 है। उपरूपक, और इन 18 रूपकों में लिखा है, कहा अष्टादश प्राहुरूपकाणि मनीषिणः। ये पंक्ति है मूल। अष्टादश माने 18, प्राहु माने कहे गए, उपरूपकाणि ऐसा मनीषी विद्वान कहते हैं। ऐसे विद्वान कहते हैं हमारे भैया 18 उपरूपक है। तो सारी दुनिया सुन ले, केवल फीचर फिल्म नहीं होती भैया, तुम्हारा केवल फिक्शन नहीं होता। 18 प्रकार से उपरूपक और 10 प्रकार से रूपक, ये तो हमारे साहित्य शास्त्रियों ने, काव्य शास्त्रियों ने बताया है। और इनके भी भेद प्रभेद करने लग जाएं तो और भी बहुत सारे भेद प्रभेद हो सकते हैं, पर कम से कम 28 कम है काव्य। क्यों गुरुजी? तो 10 रूपक और 18 प्रकार के उपरूपक। सवाल क्या पूछे गए तो अलग बात है, पहले और देखो। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्य रासक, प्रस्थानक, उल्लास काव्य, प्रेंखण, रासक, संलापक, श्री गदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, हल्लीस, भाणिका। ये 18 प्रकार के उपरूपक हैं। झा जी 18 प्रकार के ये उपरूपक। कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से उपरूपक है, और लिख देगा प्रकरण, भाण, प्रहसन, गोष्ठी। तो निम्नलिखित में से उपरूपक कौन है? गोष्ठी उपरूपक है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से रूपक कौन है, तो लिख देगा सट्टक, नाटिका, त्रोटक, वीथी। तो सट्टक, नाटिका, त्रोटक ये उपरूपक हैं, और पूछ रहा है कि रूपक कौन है, तो वीथी रूपक है। राइट है। तो सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं। सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं ये तो एक विषय है। रूपक कितने हैं, उपरूपक कितने हैं, निम्नलिखित में से रूपक कौन है, निम्नलिखित में से रूपक कौन नहीं है, निम्नलिखित में से उपरूपक कौन है, निम्नलिखित में से उपरूपक कौन नहीं है, ऐसे सवाल बहुत बार हो सकते हैं। लेकिन यदि आप रूपकों को जानते हैं 10 और 18 प्रकार के उपरूपक जानते हैं तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और आप ये जाने रहें, 1 बार 2 बार 4 बार आप इनको पढ़ें। झा जी नाटिका क्या है? नाटिका क्या? नाटिका उपरूपक है। त्रोटक क्या है? गोष्ठी, सट्टक उपरूपक, नाट्य रासक, प्रस्थानक, उल्लास्य, काव्य। ये काव्य अलग है। ये जो काव्य हम लोग महाकाव्य, खंड काव्य पढ़ते हैं वो काव्य काव्य नहीं है, ये उपरूपक के अंतर्गत भी एक काव्य होता है। प्रेंखण, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, हल्लीश, भाणिका। ये 18 उपरूपक हैं। कितने झा जी? 18 उपरूपक हैं। अब देखिए इन 18 उपरूपकों को श्लोक में साहित्य दर्पणकार इस प्रकार से लिखे हैं। कैसे लिखते हैं भैया? नाटिका त्रोटकम गोष्ठी, नाटिका त्रोटकम गोष्ठी, सट्टकम नाट्य रासकम, कम नाट्य रास, प्रस्थानोल्लाप्य काव्य, प्रस्थानोल, प्रेंखणम रासकम तथा, प्रस्थानोल्लाप्य काव्यानि, प्रस्थानोल्लाप्य काव्य, प्रेंखणम रासकम तथा, संलापकम श्रीगदितम, संलापकम श्रीगदितम, शिल्पकंच विलासिका, शिल्पकंच विलासिका, दुर्मल्लिका प्रकरणी, दुर्मल्लिका प्रकरणी, हल्लीशो भाणिकेति च। अष्टादश प्राहुरूपकाणि मनीषिणा। उपरूप, ऐसा साहित्य दर्पणकार कहते हैं। 18 प्रकार के उपरूपक आपने पढ़ लिया, 10 प्रकार के रूपक आपने पढ़ लिया। आगे बढ़ जाइए। नृत्य 7 प्रकार का है। लोग कहते हैं डांस करो डांस करो, तो आपको बोलना चाहिए कौन वाला डांस करें? डोंबी करें कि श्रीगदित करें कि भाण करें कि भाणी करें कि प्रस्थान करें कि रासक करें कि काव्य करें?
हैं? सात। ये देखिए काव्य उपरूपक में भी है, रासक उपरूपक में भी, यहाँ नृत्य के 7 भेद भी हैं। देखो भगवान कृष्ण ये वाला करते थे, हाँ रास लीला करते हैं ना भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण जो डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, वो रासक है। वो क्या है? हाँ, तभी तो कहते हैं भगवान कृष्ण रास लीला करते हैं। क्या करते हैं? रास लीला। तो रास में जो लीला करते हैं, जैसे डांस करते हैं, जैसे नाचते हैं, वो नृत्य का 6वां भेद है ना। डोम्बी श्री गदितम भाणो, डोम्बी श्री गदितम भाणो, भाणी प्रस्थान रासका, भाणी प्रस्थान काव्यंच सप्तनृत्यस्य, काव्यंच सप्तनृत्यस्य भेदास्युस्तेऽपि भाणवत, भेदास्युस्तेऽपि भाणवत। तो आपने देखा डोम्बी ये नृत्य के 7 भेदों में आप संख्यात्मक गंगा पढ़ रहे हैं। संख्यात्मक गंगा में हम केवल उन्हीं प्रश्नों को ले रहे हैं, उन्हीं विषयों को ले रहे हैं जिनका उत्तर संख्या में आए। नृत्य पूछे तो 7 प्रकार का लिखना। बीच का विषय और भी है जो मैं छोड़कर आगे बढ़ रहा हूं, जहां का उत्तर संख्या में आएगा। केवल संख्यात्मक गंगा में आप वही पढ़ेंगे और परिभाषा गंगा पढ़ेंगे, पारायण गंगा पढ़ेंगे। पूरे साल भर का प्रोग्राम है। 5 सितंबर 2021 से यह कार्यक्रम शुरू है। 5 सितंबर 2022 शिक्षक दिवस दिन तक ये चलेगा। आपको हर बार एपिसोड मिलेंगे और किसी एपिसोड में आपने प्रतियोगी संस्कृतम का एपिसोड देखा, ग्रंथ ग्रंथकार का एपिसोड देखा, संख्यात्मक गंगा का एपिसोड देख रहे हैं, आगे पारायण गंगा का एपिसोड देखेंगे, कवि परिचय गंगा का एपिसोड देखेंगे, ग्रंथ परिचय गंगा का एपिसोड देखेंगे, पारायण गंगा, परिभाषा गंगा का बहुत सारा एपिसोड पूरे साल भर चलेंगे, रोज सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे। चलिए विषय पर आते हैं। 7 प्रकार का नृत्य का भेद कहा गया। झाजी कै प्रकार का कहा गया? हाँ, तो डोम्बी एक नृत्य है। श्री गदित क्या है? नृत्य है। भाण, देखिए भाण रूपक में भी है और भाण एक नृत्य का प्रकार भी है ना। और भाणी है, प्रस्थान है, रासक है और काव्य है। ये 7 प्रकार के नृत्य बताए गए हमारे यहाँ। नृत्यस्य सप्त भेदाः, नृत्यस्य। अब आइए चौथे नंबर पर हम आपको, ये चौथा नंबर है। रूपक के भेदक तत्व 3 है। रूपकस्य भेद तत्वानि त्रिविधानि, रूपकस्य भेद तत्वानि त्रिविधानि, वस्तु नेता और रस। वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः। तो वस्तु माने कथा वस्तु के आधार पर, नेता यानी नायक के आधार पर और रस के आधार पर, हम ये 3 आधार पर वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः। और वस्तु च द्विधा, वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः, वस्तु च द्विधा। और वस्तु 2 प्रकार की। 5वें रूपक के भेदक तत्व तो पूछेगा तो वस्तु और नेता और रस, इनके आधार पर हाँ, हम कौन सा रूपक नाटक है, कौन प्रकरण है, कौन भाण है। तो बोले कि आप कैसे डिसाइड करोगे? तो बोले कि हम कथा वस्तु देखेंगे कि कवि कल्पित है, कि मिश्रित है, कि उत्पाद्य है, कि ऐतिहासिक है। इसके आधार पर डिसाइड करेंगे कि ये नाटक होगा, कि प्रकरण होगा, कि भाण होगा, कि व्यायोग होगा। नेता देखेंगे कि धीरोदात्त है, कि धीर ललित है, कि धीर प्रशांत है। आपने देखा नाटक का जो नायक होगा वो धीरोदात्त होना चाहिए और प्रकरण का जो नायक होगा वो धीर प्रशांत होना चाहिए। यानी हम नेता के आधार पर नाटक और प्रकरण में अंतर करते हैं। बोलो हाँ या ना? तो इन्होंने कहा भाई रूपक का भेद आप कैसे करेंगे कि ये नाटक नहीं है, ये नाटक नहीं है, भाण है। नहीं, ये भाण नहीं है, व्यायोग है। ये व्यायोग नहीं, समवकार है। ये समवकार नहीं, वीथी है, अंक है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? बोले 3 चीज़ों से, कथा वस्तु से, उसके नेता से और उसके रस से। आप देखिए जो रस नाटक में चाहिए वही रस प्रहसन में नहीं चाहिए। प्रहसन का प्रधान रस हास्य चाहिए और नाटक में आप देखेंगे श्रृंगार इत्यादि, वीर इत्यादि प्रधान रस चाहिए। तो रस के आधार पर भी रूपक के भेद 10 जो भेद बनाए गए उनके 3 भेदक तत्व बनाए गए कि कोई भी रूपक, ये नाटक क्यों नहीं है, प्रकरण क्यों है, ये प्रकरण नाटक क्यों नहीं है, भाण क्यों है, भाण व्यायोग क्यों नहीं है, व्यायोग समवकार क्यों नहीं है, समवकार डिम क्यों नहीं है, वीथी क्यों नहीं है, अंग। तो बोले कि 3 चीज़ों में देखेंगे। इनकी कथा वस्तु देखेंगे कि उत्पाद्य है, ऐतिहासिक है, कि कवि कल्पित है। नेता देखेंगे कि धीरोदात्त है, कि धीर ललित है, कि धीर प्रशांत है, कि धीरोद्धत है। रस देखेंगे कि भैया हास्य रस है, कि श्रृंगार रस है, कि वीर रस है, कि करुण रस है। इनके आधार पर हम 10 प्रकार के रूपकों का डिवाइडेशन करेंगे। ऑलराइट, लिखा क्या? रूपक के 3 प्रकार के भेदक तत्व बताए। वस्तु नेता रसस्तेषां भेद कहा। और वस्तु भेद 2 प्रकार की बताई। कथा वस्तु बोले 2 प्रकार की भैया।
कथा वस्तु एक आधिकारिक कथा वस्तु, एक प्रासंगिक कथा वस्तु। आधिकारिक कथा वस्तु को ही मुख्य कथा कहेंगे और प्रासंगिक कथा वस्तु को गौण कथा वस्तु कहेंगे। कथा वस्तु माने प्लेटफॉर्म कहानी। कहानी दो तरह की हो सकती है, किसी भी नाटक में, प्रकरण में, भाण में, व्यायोग में, महाकाव्य में, नाटक में, सब में एक मुख्य कथा होगी और एक गौण कथा होगी। इसी मुख्य कथा को दसरूपककार आधिकारिक कथा वस्तु कहते हैं और जो गौण है, जो अमुख्य है, उसको प्रासंगिक कथा वस्तु कहते हैं। हाँ जी, एक बार बोलिए, आधिकारिक कथा वस्तु और प्रासंगिक। तो आधिकारिक कथा वस्तु, प्रासंगिक कथा वस्तु, इस प्रकार से कोई भी कथा वस्तु दो प्रकार की हो सकती है। आधिकारिक माने जो मुख्य कथा वस्तु है, जैसे राम की कथा रामायण में, ये आधिकारिक है। और जैसे सुग्रीव आदि का वृत्तांत आ गया, शबरी का वृत्तांत आ गया, ये प्रासंगिक कथा वस्तु। तो मुख्य कथा के साथ कुछ छोटी अवान्तर कथाएं चलती रहती हैं जो प्रासंगिक कही जाती हैं। प्रासंगिक कथा वस्तु और आधिकारिक कथा वस्तु, इस प्रकार से वस्तु च द्विधा। पूछेगा भैया वस्तु के कितने प्रकार, कौन कौन? आधिकारिक और प्रासंगिक। ठीक है, आगे लिखा कि तत्राधिकारिकम मुख्यम अंगम प्रासंगिकम विदुः। तत्राधिकारिकम मुख्यम अंगम प्रासंगिकम विदुः। आधिकारिकम कथा मुख्यम कथा वस्तु और प्रासंगिकम अंगम, अंगम माने उसका अंग है, अंगी है आधिकारिक, अंग है प्रासंगिक। अंगी मतलब मुख्य है आधिकारिक और गौण है प्रासंगिक, ऐसा अर्थ हो गया। बोले तत्राधिकारिकम मुख्यम, तत्राधिकारिकम मुख्यम अंगम प्रासंगिकम विदुः। अंगम प्रासंगिकम विदुः। अच्छा, प्रासंगिक कथा वस्तु को बोले भैया कितने भेद है? बोले दो भेद हैं, एक पताका और प्रकरी। पताका और प्रकरी किसके भेद हैं? प्रासंगिक कथा के। प्रासंगिक कथा वस्तु और आधिकारिक कथा वस्तु। आधिकारिक कथा वस्तु को हम मुख्य कथा वस्तु कहते हैं, प्रासंगिक को गौण कहते हैं। प्रासंगिक में भी दो भेद किया, पताका प्रकरी। प्रासंगिक कथा वस्तु के कितना भेद किया? बोलो कौन कौन? पताका और प्रकरी। तो पूछेगा पताका और प्रकरी किसके भेद हैं? प्रासंगिक कथा वस्तु के। या प्रासंगिक कथा वस्तु के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन? पताका और प्रकरी। वो झंडा तुम्हारा पताका नहीं, वो जो गांव में पताका लगाते हैं वो वाली पताका नहीं। हाँ, तो पताका और प्रकरी ये किसके भेद हैं? प्रासंगिक कथा वस्तु के दो भेद हैं। प्रासंगिकमपि पताका प्रकरी भेदाद् द्विविधम इत्याह। प्रासंगिकम अपि प्रासंगिकमपि पताका और प्रकरी भेद से द्विविधम दो प्रकार का कहा गया है, प्रासंगिकम अपि प्रासंगिक। अच्छा, बोले कि भैया अच्छा पताका क्या है? बोले सानुबंधम पताकाख्यम। बोले प्रकरी क्या है? प्रकरी चा प्रदेश भाग। सानुबंधम किम? बोले पताका। सानुबंधम किम? पताका। और प्रकरी प्रदेश भाग। प्रदेश भाग प्रकरी और सानुबंधम पताका। सानुबंधम किम? पताका। और प्रदेश भाग किम? प्रकरी। तो सानुबंधम पताकाख्यम प्रकरी च प्रदेश भागम पताकाख्यम प्रकरी च प्रदेश भा। ये 10 रूपक के प्रथम प्रकाश के 13वीं कारिका है। प्रासंगिक कथा वस्तु के दो भेद, पताका और प्रकरी। आइए आधिकारिक कथा वस्तु का भेद बताएं गुरुजी। 3 एवं आधिकारिकम द्विविधम। एवं आधिकारिक द्विविध, तो प्रासंगिक भेदात् त्रिविधस्यापि त्रैविध्यम आह। देखिए, एक आधिकारिक कथा वस्तु होगी, पताका और प्रकरी होगी, तो इसका त्रैविध्य बता दिया ना। कैसे त्रैविध्य बताया? बोले प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। तो इतिहास पुराण पर आधारित कथा वस्तु जो आधिकारिक कथा वस्तु है वो प्रख्यात कथा वस्तु है। जो उत्पाद्य यानी कवि कल्पित है वो भी आधिकारिक कथा वस्तु हो सकती है। मिश्र माने जिसमें ऐतिहासिक या पुराणाश्रित कथा भी हो और कवि कल्पित भी हो, ऐसा कथानक है तो मिश्र भेद से। तो प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र भेद से आधिकारिक कथा वस्तु 3 तरह की हो सकती है। झाजी कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्या झाइन की याद आ रही है? एकदम मत याद करिएगा, कभी ना कभी आप ये सब पढ़ लेंगे तो बहुत सारी झाइन मिलेंगी। ठीक है, देखो लिखा है प्रख्यातोत्पाद्य मिश्रत्व भेदात् त्रेधापि तत्रेधा। कथा वस्तु के कुल मिलाकर के 27 भेद करते हैं। आइए कथा वस्तु के 27 प्रकार आपको बताते हैं। ये देखिए कथा वस्तु के 27 भेद मैं बताऊं कैसे कैसे हुआ। देखिए एक डायग्राम आप यहाँ देखिए प्रख्यात उत्पाद्य मिश्र का, और फिर यहाँ भी देखिए प्रख्यात उत्पाद्य मिश्र का, और फिर प्रकरी का भी। तो एक कुल मिला के तब आप गिन पाएंगे। ठीक है, कैसे? देखिए यहाँ से देखें तो कथा वस्तु पहले आधिकारिक थी और प्रासंगिक थी। बोलो हाँ। फिर आधिकारिक कथा वस्तु हुई प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। प्रख्यात के भी दिव्य, मर्त्य और दिव्यादिव्य,
उत्पाद्य के भी दिव्य मर्त्य और दिव्यादिव्य, मिश्र कथा आधिकारिक कथा वस्तु के भी दिव्य मर्त्य और दिव्यादिव्य। बोलो तो आधिकारिक प्रख्यात दिव्य और आधिकारिक प्रख्यात मर्त्य, आधिकारिक प्रख्यात दिव्यादिव्य। फिर देखना आधिकारिक उत्पाद्य दिव्य, आधिकारिक उत्पाद्य मर्त्य, आधिकारिक उत्पाद्य दिव्यादिव्य। फिर आधिकारिक मिश्र दिव्य, आधिकारिक मिश्र मर्त्य, आधिकारिक मिश्र दिव्यादिव्य। आप बताओ कैठ हुआ भैया? 9। कहाँ कैसे गिन रहे हो? हाँ अब देखना यहाँ तक देख लिए ना। अब पताका और प्रकरी का भी देखो। आधिकारिक में कैठ हुई ना 9, तो यहाँ 9 लिख देते हैं। अब इधर प्लस कर लेते हैं। तो पताका के भी, पताका का पहले भेद हुआ प्रख्यात उत्पाद्य मिश्र ना, फिर पताका प्रख्यात का भी दिव्य मर्त्य दिव्यादिव्य, पताका उत्पाद्य का भी दिव्य मर्त्य दिव्यादिव्य, पताका मिश्र का भी दिव्य मर्त्य दिव्यादिव्य। तो ये कितना हुआ? पताका में कितना हुआ ना। अब प्रकरी में आओ, प्रख्यात उत्पाद्य मिश्र, प्रकरी भी 3 प्रकार की। फिर प्रकरी प्रख्यात में दिव्य मर्त्य दिव्यादिव्य, प्रकरी उत्पाद्य दिव्य मर्त्य दिव्यादिव्य, प्रकरी मिश्र दिव्य मर्त्य दिव्यादिव्य। तो ये भी कितना हुआ? और पीछे कितना था? तो 9 आधिकारिक कथा वस्तु के और प्रासंगिक कथा वस्तु 2 प्रकार की थी, पताका और प्रकरी। और पताका में भी 9 भेद, प्रकरी में भी 9 भेद, आधिकारिक के भी 9 भेद। तो आधिकारिक कथा वस्तु 9 प्रकार की और प्रासंगिक कथा वस्तु 18 प्रकार की। चूंकि प्रासंगिक कथा वस्तु 2 भेदों में बट गई थी, पताका और प्रकरी। तो पताका के भी 9 भेद और प्रकरी के भी 9 भेद। तो 9 गुणे 9 मतलब 9 त्रिक 27, 9 + 9 + 9, तो 27 कथा वस्तु हो गए। गिन लेंगे कि नहीं? कोई दिक्कत? देखिए यहाँ से गिनेंगे ना। पताका प्रख्यात दिव्य 1, पताका प्रख्यात मर्त्य 2, बोलो हाँ। पताका प्रख्यात दिव्यादिव्य 3, पताका उत्पाद्य दिव्य ये क्या हो जाएगा 4, पताका उत्पाद्य मर्त्य ये क्या हो जाएगा 5, पताका उत्पाद्य दिव्यादिव्य क्या हो जाएगा 6, पताका मिश्र दिव्य ये हो जाएगा 7, पताका मिश्र मर्त्य ये हो जाएगा 8, पताका मिश्र दिव्यादिव्य हो जाएगा 9। इसी तरह इसमें भी हो जाएगा प्रकरी में। तो आपने एक का देख लिया पताका का, इसे प्रकरी का देख लो। और इधर आधिकारिक हमने आपको बता ही दिया। तो प्रासंगिक कथा वस्तु 2 प्रकार की थी, पताका और प्रकरी ना। तो पताका भी 9 प्रकार की और प्रकरी भी 9 प्रकार की। अब चूंकि आधिकारिक कथा वस्तु के एक ही भेद थे, तो आधिकारिक बटा 3 में, प्रख्यात में, उत्पाद्य में और मिश्र में। फिर प्रख्यात के 3 भेद, प्रख्यात दिव्य हुआ, प्रख्यात मर्त्य हुआ और प्रख्यात दिव्यादिव्य हुआ। तो आधिकारिक प्रख्यात का दिव्य, आधिकारिक प्रख्यात मर्त्य 2, आधिकारिक प्रख्यात दिव्यादिव्य 3, आधिकारिक उत्पाद्य दिव्य हो जाएगा 4था भेद, आधिकारिक उत्पाद्य मर्त्य हो जाएगा 5वां, आधिकारिक उत्पाद्य दिव्यादिव्य में हो जाएगा 6। झाजी गिनना। आधिकारिक मिश्र दिव्य ये 7, आधिकारिक मिश्र मर्त्य ये हो जाएगा 8, आधिकारिक मिश्र दिव्य ये हो जाएगा 9। कोई दिक्कत? तो आधिकारिक के आपने पढ़ लिया। टोटल मिला के प्रख्यात उत्पाद्य मिश्र और दिव्य मर्त्य दिव्यादिव्य इस भेद से 9 प्रकार की आधिकारिक कथा वस्तु आपने पढ़ी। हाँ या ना जब में जवाब देना, हाँ या ना बोलो। अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा देना, अच्छा ना लगा हो तो भी ये डिसलाइक बटन दबा देना, ताकि अगली बार से और अच्छे से पढ़ाया जाए और अच्छे से समझाया जाए। ठीक है? तो आपने इतनी दूर तक पढ़ लिया। मिश्र, उत्पाद्य और प्रख्यात। प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र ये 3 भेद हो गए। अब आगे प्रासंगिक कथा वस्तु के भी पताका और प्रकरी भेद आपने पढ़ लिया। लिखा है प्रख्यातोत्पाद्य मिश्रत्व भेदात् त्रेधापि तत्त्रिधा प्रख्यातमितिहासादेरुत्पाद्यम कविकल्पितम। उत्पाद्य कथा दिव्य इत्यादि भेद से ये सब भी 3-3 प्रकार के हो जाएंगे। ऐसा 10 रूपक के पहले प्रकाश के 15वीं कारिका में लिखा है। आगे आइए अर्थ प्रकृतियां। तो अर्थ प्रकृतियां 5 होती हैं। अर्थ प्रकृतियां कितनी होती हैं? 5। नाटकीय वस्तुना 5 प्रकृतयः स्वभावाः भवन्ति। नाटकीय वस्तु के 5 प्रकृतियों के स्वभाव होते हैं भैया। बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य, यही अर्थ प्रकृतियां हैं। प्रकरी कार्य लक्षणाः अर्थ प्रकृतयः 5 ताएता परिकीर्तिताः। ठीक हो गया? अब देखिए कार्यावस्थाएं 5 हैं।
कार्यावस्थाएं कितनी? 5। कार्यावस्था पंचकमाह आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति और फलागम। अब आपसे पूछ लेगा कार्यावस्थाएं कितनी है, तो 5 लिखना है। अर्थ प्रकृतियां पूछ लेगा तो कितनी लिखनी है? 5। तो अर्थ प्रकृतियां 5 हो गई, कार्यावस्थाएं भी 5 हो गई। कौन कौन 5 कार्यावस्थाएं हैं? बोले आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति फलागम अवस्था पंचकार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति फलागमाः। तो आरंभ 1, यत्न 2, प्राप्त्याशा 3, नियताप्ति 4 और फलागम 5। ये नाटक की 5 कार्यावस्थाएं हैं। कर लेंगे, पूछ लेगा आरंभ यत्न प्राप्त्याशा और बीज, इनमें अर्थ प्रकृति कौन है? तो आरंभ यत्न प्राप्त्याशा कार्यावस्थाएं हैं, बीज अर्थ प्रकृति है। उत्तर बीज सही हो जाएगा। 5 कार्यावस्थाएं भी हैं और 5 अर्थ प्रकृतियां भी हैं। ध्यान रखना, अर्थ प्रकृतियों को कार्यावस्था मत कर देना। आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति फलागमाः। संधियां भी 5 प्रकार की होती हैं झाजी। कितने प्रकार की? 5 प्रकार। अर्थ प्रकृतयः 5, 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियां। पंचावस्था समन्विताः और 5 प्रकार की कार्यावस्थाएं। यथा संख्येन जायन्ते मुखाद्या पंच संधयः। 5 प्रकार की संधियां हुई। देखिए व्याकरण की संधि जो है वो विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वादि संधि, प्रकृति भाव संधि, ये 5 संधियां अलग हैं। लेकिन मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श, निर्वहन, ये 5 संधियां नाटक की संधियां हैं। तो नाट्य संधि मुख प्रतिमुखे गर्भः सावमर्शोपसंहृतिः। देखिए एक अर्थ प्रकृति अपनी एक कार्यावस्था से मिलेंगी तो एक संधि बनेगी। अर्थ प्रकृति कार्यावस्थाओं के साथ मिलकर के संधियां बनाती हैं। तो बीज यदि आरंभ के साथ मिलेगा तो मुख संधि बनेगी। बोलो हाँ या ना? यही लिखा है, अर्थ प्रकृतयः पंच पंचावस्था समन्विताः यथा संख्येन जायन्ते मुखाद्या पंच संधयः। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श, निर्वहण, मुख प्रतिमुखे गर्भः सावमर्शोपसंहृतिः। बोलिए हाँ या ना? आगे देखिए, मुख संधि के 12 भेद बताए गए झाजी। कितने भेद? बीज समुत्पत्तिर नानार्थ रस संभवाः अंगानि द्वादशे तस्य बीज आरंभ समन्वयात्। उपक्षेप परिकर परिन्यास विलोभन युक्ति प्राप्ति समाधान विधान परिभावना उद्भेद भेद और करण, ये 12 भेद बताए गए मुख संधि के। कितने भेद हैं? श्लोक में पढ़ लिए, उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विलोभनम युक्ते प्राप्ते समाधानम विधानम परिभावना उद्भेद भेद करणान्यर्थान्यथ लक्षणम। ऐसे 10 रूपक के प्रथम प्रकाश के 25वीं और 26वीं कारिका में मुख संधि के 12 भेद बताए गए। ध्यान रखना, मुख संधि के उपक्षेप परिकर परिन्यास विलोभन युक्ति प्राप्ति समाधान विधान परिभावना उद्भेद भेद और करण, ये 12 भेद बताए गए। और प्रतिमुख संधि में 13 भेद बताए गए। प्रतिमुख के मुख के 12, प्रतिमुख के 13। लक्ष्यालक्षितयोद्भेदस्तस्य प्रतिमुखम भवेद बिंदु प्रयत्नानुगमादंगान्यस्य त्रयोदश। देखो 13 लिखा है। आप संख्यात्मक गंगा पढ़ रहे हैं 10 रूपक के प्रथम प्रकाश में। आपने 5 कार्यावस्थाएं पढ़ी और आपने 5 अर्थ प्रकृतियां पढ़ी, वहाँ आपने 5 संधियां पढ़ी और मुख संधि के 12 भेद पढ़े और प्रतिमुख संधि के 13 भेद पढ़े। और 13 भेदों में विलास, परिसर्प, विधूत, शम, नर्म, नर्मद्युति, प्रगमन, निरोध, पर्युपासन, वज्र, पुष्प, उपन्यास और वर्ण संहार, ये 13 भेद प्रतिमुख संधि के। कभी कभी पूछ लेगा विलास किसका भेद है, तो आपको बताना पड़ेगा प्रतिमुख संधि का। परिसर्प किसका भेद है? प्रतिमुख संधि का। प्रतिमुख संधि के कितने भेद हैं? 13 भेद हैं ना। और बिंदु अर्थ प्रकृति और प्रयत्न इस कार्यावस्था से मिल करके प्रतिमुख संधि बनेगी। बिंदु नामक अर्थ प्रकृति और प्रयत्न नामक कार्यावस्था से मिलने के बाद प्रतिमुख संधि बनेगी, जिसके 13 भेद हैं। विलासः परिसर्पश्च विधूतम शम नर्मणे नर्मद्युति प्रगमनम निरोधः पर्युपासनम वज्रम पुष्पमुपन्यासो वर्ण संहार इत्यपि। कर लेंगे इसको यहां तक। गर्भ संधि के 12 भेद। गर्भ संधि के 12 भेद। गर्भस्तु दृष्ट नष्टस्य बीजस्यन्वेषणं मुहुः, ये गर्भ संधि का लक्षण है। गर्भस्तु दृष्ट नष्टस्य बीजस्यान्वेषणं मुहुः द्वादशांगः पताकास्यान् नवास्यात् प्राप्ति संभवः। देखो द्वादशांगा लिखा है। पहले 12 भेद आपने पढ़ा,
मुख संधि का, प्रथमुख संधि का 13 भेद पढ़ा। और अब आप पढ़ रहे हैं गर्भ संधि के भी 12 भेद। तो 12 13 12 फिर 13 फिर 14। तो अभूता हरण मार्ग रूप उदाहरण क्रम संग्रह अनुमान तोटक अधिबल उद्वेग संभ्रम और आक्षेप, ये 12 भेद गर्भ संधि के। झाजी अभूता हरण किसका भेद है? कितने भेद हैं? 12। हाँ, तो अभूता हरण मार्ग रूप उदाहरण क्रम संग्रह अनुमान तोटक अधिबल उद्वेग संभ्रमाक्षेप। श्लोक में लिखा है कि भैया अभूता हरणम मार्गो रूपोदाहरणे क्रमः संग्रहश्चानुमानञ्च तोटकाधिबले तथा उद्वेग संभ्रमाक्षेपा लक्षणञ्च प्रणीयते। ये 10 रूपक के हैं। आगे देखिए, अवमर्श संधि 13 भेद है। अवमर्श संधि के 13 भेद है। क्रोधे नावमृषेद्यत्र व्यसनाद्वा विलोभनात् गर्भ निर्भिन्न बीजार्थः सोवमर्श इति स्मृतः। क्रोधे नावमृषेद्यत्र व्यसनाद्वा विलोभनात् गर्भ निर्भिन्न बीजार्थः सोवमर्श इति स्मृतः। 10 रूपक प्रथम प्रकाश की 43वीं कारिका है। अपवाद संफेट विद्रव द्रव शक्ति द्युति प्रसंग छलन व्यवसाय विरोधन प्ररोचना विचलन आदान, ये 13 प्रकार के भेद हैं। कितने प्रकार के भेद हैं? हाँ, तो आपने गर्भ संधि के कितना पढ़ा? 12। प्रथमुख का, हाँ, तो मुख प्रथमुख और गर्भ का फिर 12, अवमर्श का 13। तो 12 13 12 13 और लास्ट में आ जाएगा 14। 12 13 12 13 14 भेद होते हैं। तो अवमर्श संधि के भी 13 भेद हो गए। ये अपवाद संफेट विद्रव द्रव शक्ति द्युति प्रसंग छलन व्यवसाय विरोधन प्ररोचना विचलन और आदान, इस प्रकार से कितने भेद हुए? 13। तत्रापवाद संफेटो विद्रव द्रव शक्तयः द्युते प्रसंगच्छलनम व्यवसायो विरोधनम प्ररोचना विचलनम आदानं च त्रयोदश। अब देखिए लास्ट संधि का 14 भेद है। मुख के 12, प्रथमुख के 13, गर्भ के 12, अवमर्श के 13 और निर्वहन के 14। तो ये याद करना आसान है, 12 13 12 13 14, 12 13 12 13 14, लेकिन क्रम सही रहना चाहिए। तो निर्वहन संधि किसे कहते हैं? बोले निर्वहन संधि कहते हैं बीजवंतो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथा यथम ऐकार्थमुपनीयन्ते यत्र निर्वहणम हि तत्। संधि विबोध ग्रथन निर्णय परिभाषण प्रसाद आनंद समय कृति भाषा उपगूहन पूर्व भाव उपसंहार और प्रशस्ति, ये 14 भेद बताए गए निर्वहन संधि के। बीजवंतो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथा यथम ऐकार्थमुपनीयन्ते यत्र निर्वहणम हि तत्, ऐसा 10 रूपक कार कहते हैं। निर्वहन संधि हो गया। अब आइए संधिर विबोधो, उनका 14 भेद कौन कौन है? संधिर विबोधो ग्रथनम निर्णय परिभाषणम प्रसादानंद समयाकृति भाषोपगूहना पूर्व भावोपसंहारो प्रशस्तिश्च 14। तो 14 भेद हो गए। आगे आइए संध्यंग 64 प्रकार का हो गया। ये संध्यंग है, पूरे संधि पांचों संधि को मिला लीजिए तो मुख संधि के आपने देखा 12 भेद, प्रथमुख के 13, गर्भ संधि के 12, अवमर्श संधि के 13, निर्वहन या उपसंहृति के 14। तो ये देखिए पहली संधि, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं, ये सब मिलाकर संध्यंग कितने पूछेंगे? तो 64 संध्यंग हैं। तो आप 12 13 12 13 14 जोड़ो गुरुजी, 12, हाँ 64 आ जाएगा। 12 13 12 13 14 मिला के 64। तो बीज और प्रारंभ मिलेगा, प्रारंभ माने आरंभ, बीज और आरंभ मिलेगा तो मुख संधि बिंदु अर्थ प्रकृति प्रयत्न कार्यावस्था के साथ मिलेगी तो प्रथमुख संधि, पताका और प्राप्त्याशा से मिलकर गर्भ संधि, प्रकरी और नियताप्ति से मिलकर अवमर्श संधि, कार्य और फलागम से मिलकर निर्वहन संधि, या इसी को उपसंहृति भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये इधर जो बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्य है ये अर्थ प्रकृतियां हैं। ये क्या है गुरुजी? ये 5 अर्थ प्रकृतियां हैं। और आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति फलागम ये 5 कार्यावस्थाएं हैं ना। अब आप ध्यान रखिएगा, 5 अर्थ प्रकृतियां जब 5 कार्यावस्थाओं से मिलती हैं तो 5 संधियां बनती हैं, राइट है। तो कौन सी अर्थ प्रकृति किस कार्यावस्था से मिलकर के कौन सी संधि बनाएगी, एक सवाल ये आपसे पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, बीज इस अर्थ प्रकृति से आरंभ यह कार्यावस्था मिलकर मुख संधि बनाएगी, बिंदु इस अर्थ प्रकृति के साथ प्रयत्न नामक कार्यावस्था मिलेगा तो प्रथमुख संधि बनेगा, ऐसी पताका अर्थ प्रकृति से प्राप्त्याशा कार्यावस्था मिलकर गर्भ संधि होगी, प्रक्रिया और नियताप्ति मिलाकर अवमर्श संधि बनाएंगे, कार्य और फलागम मिलकर निर्वहन या उपसंहृति संधि बनाएंगे। और 12 13 12 13 14 भेद से देखिए, 12 भेद मुख का, 13 भेद प्रथमुख का, 12 भेद गर्भ का, फिर 13 भेद अवमर्श का और 14 भेद निर्वहन का, कुल मिलाकर के 64 संध्यंग है। पूछेगा संध्यंगानि कति। और संधियों के अंगों का प्रयोजन भी 6 है भैया। उक्तांगा नाम चतुष्षष्ठी, ये देखो
जो अंग कहे गए मुख प्रतिमुख गर्भ अवमर से उपसंहृति के वो चतुष्षष्टि माने 64 हैं। और षोढ़ा चैषाम प्रयोजन और उनके प्रयोजन 6 हैं। पूछेगा संध्यंगों के प्रयोजन कितने? संध्यंग हो गए 64 और उन संध्यंगों का प्रयोजन कितना है? 6। कौन कौन? इष्ट अर्थ की रचना, गोप्य यानी छिपाने योग्य वस्तु को छिपाना, प्रकाश से अर्थ को प्रकाशित करना, अभिनय अर्थ में राग की वृद्धि करना, अभिनय में अद्भुतता लाना और इतिवृत्त यानी कथा वस्तु को विच्छिन्न ना होने देना। ये 6 प्रयोजन हैं 64 संध्यंगों के। 64 प्रकार की जो संधियों के अंग हैं वो इन 6 प्रयोजनों को बताने के लिए हैं। 6 कारण हैं, 6 रीजन है, 6 प्रयोजन है उनके। क्या क्या है श्लोक में लिखा है कि इष्टस्यार्थस्य रचना गोप्य गुप्ति प्रकाशनम रागः प्रयोगस्याश्चर्यं वृत्तान्तस्यानुपक्षयः। तो आप प्रथम उल्लास की 15वीं कारिका तक पहुंच गए, 55वीं कारिका तक। 55वीं कारिका में प्रथम प्रकाश में अब आगे बढ़िए। अर्थोपक्षेपक के 5 अर्थोपक्षेपक, 5 देखिए 5 संधियां। पहले देखो 5 अर्थ प्रकृतियां, फिर 5 कार्यावस्थाएं, फिर 5 संधियां और 5 अर्थोपक्षेपक। झा जी 5 का जोड़ा है तो 5 सूच्यस्य प्रतिपादन 5 प्रकारम आह विष्कंभक चूलिका अंकाश शंकावतार और प्रवेशक। ये 5 अर्थोपक्षेपक है। पूछेगा विष्कंभक क्या है? अर्थोपक्षेपक। चूलिका क्या है? अर्थोपक्षेपक है। अर्थोपक्षेपकानि कति? 5। कौन कौन? विष्कंभक चूलिका अंकाश शंकावतार प्रवेशक। अर्थोपक्षेपकैसोच्यम 5 प्रतिपादयेत् विष्कंभ चूलिका अंकास्य अंकावतार प्रवेशकैः न। विष्कंभक चूलिका अंकाश अंकावतार और हाँ, प्रथम प्रकाश की 58वीं कारिका है। जो भी मैं कह रहा हूँ उसकी एक कारिका नीचे देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ ये 5 अर्थोपक्षेपक हैं कि नहीं। पूछता है बहुत बार कि अर्थ प्रकृतियाँ कितनी? 5। कार्यावस्थाएं कितनी है? 5। संधियां कितनी है? 5। अर्थोपक्षेपक कितने हैं? 5। तो विष्कंभक चूलिका अंकाश शंकावतार प्रवेशक ये क्या है? ये अर्थोपक्षेपक हैं। विष्कंभक 2 प्रकार का बताया गया, एक शुद्ध विष्कंभक और एक संकीर्ण विष्कंभक। विष्कंभक द्विविधा शुद्धा संकीर्णश्च इत्याह। वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शका संक्षेपार्थस्थो विष्कंभो मध्य पात्र प्रयोजितः। ऐसी विष्कंभक की परिभाषा दी गई है और वह विष्कंभक 2 प्रकार का होगा, एक शुद्ध और एक संकीर्ण। सर्वश्राव्य 2 प्रकार का होगा। सर्वश्राव्यम यद वस्तु तत्प्रकाशक मित्युच्यते यत्तु सर्वस्य श्राव्यम तत्स्वगतम इति शब्द विधेयम। एक प्रकाश और एक स्वगत। प्रकाश और स्वगत भेद से सर्वश्राव्य 2 प्रकार का होगा। सर्वश्राव्यम प्रकाशम स्यात् अश्राव्यम स्वगतम मतम। सर्वश्राव्यम प्रकाशम और अश्राव्यम स्वगतम। तो सर्वश्राव्य जो है 2 तरह का, एक प्रकाश और एक स्वगत। और नियत श्राव्य भी 2 प्रकार का। नियत श्राव्यम द्विप्रकारकम जनांतिकम अपवारित भेदेन। तो जनांतिक और अपवारित किसके भेद हैं? नियत श्राव्य के। द्विधायन्नाट्य धर्माख्यम जनांतिकम अपवारितम। जनांतिकम और अपवारितम ये नियत श्राव्य के 2 भेद हैं। जनांतिक और अपवारित की परिभाषा आपको परिभाषा गंगा में बताई जाएगी। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, जनांतिक और अपवारित ये नियत श्राव्य के 2 भेद हैं। ये रही लाइव क्लास सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे आपके लिए चलती है। आज हम लोग 10 रूपक के प्रथम प्रकाश का संख्यात्मक गंगा लेकर के उपस्थित हुए थे। अब 10 रूपक के द्वितीय प्रकाश के संख्यात्मक गंगा के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे रोज रात 8 बजे और रोज सुबह 8 बजे। नित्य लाइव कक्षाएं आपको मिल रही सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे, देखना मत भूलिएगा। यदि आप संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं नित्य 8 बजे सुबह और नित्य 8 बजे शाम, तो संस्कृत गंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तभी लाइक करिएगा, वरना डिसलाइक कर दीजिएगा। यदि आपको कोई कक्षाएं मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि धोखे से सब्सक्राइब हो गया हो तो आप चाहें कि सब्सक्राइब नहीं करना है तो अनसब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर ना। पढ़ना अभीष्ट है और जो आपको करना चाहिए। 10 रूपक का संख्यात्मक अध्ययन हम लोग कर रहे थे। हम फिर 10 रूपक के साथ ही उपस्थित होंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। भैया जहाँ रहो स्वस्थ रहो, और स्वस्थ रहने के लिए आपको व्यस्त रहना पड़ेगा, और व्यस्त रहने के लिए स्वस्थ रहने के लिए हमेशा मस्त रहना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। नमः संस्कृताय। हम फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।